हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएसए का जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो 8 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। उसके हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के। 25 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे। टोटल अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे तो लगभग 20 to 21 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट होंगे इस सेट में, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस के रिलेटेड होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है dash dash refers to sum of all variables divided by the number of variables। कहता है सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये किसके बराबर होता है, एक्स बार के बराबर होता है। और ये एक्स बार आपके क्या होता है, इसको हम कहते हैं गाइस अर्थमेटिक मीन, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अब आपको यहाँ पे गिवन है कंडीशन सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, तो वेरिएबल भी ऑब्जर्वेशन ही होता है, वेरिएबल भी ऑब्जर्वेशन ही होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कहता है इन ए मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मोड एंड मीडियन आर 32.1 एंड 35.4 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट मीडियन। तो ये JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा भी है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है जो कार्ल पियर्सन ने दी है। वो रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। उसमें क्या होता है, मोड जेड, मोड होता है बराबर 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। अब आपको इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मीन एंड मोड आपको गिवन है, सॉरी मोड एंड मीन। तो मोड आपके पास है 32.1, सो जेड की जगह, यानी कि मोड है हमारे पास जेड, तो जेड की जगह 32.1 हम लिखेंगे इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। ये तो हमें निकालना है 3 टाइम्स मीडियन हमें, यानी कि मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 3m -2 × x बार यानी कि मीन आपके पास गिवन है 35.4। तो देखो गाइस क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है 32.1 एज इट्स लिखोगे, 32.1 एज इट्स लिखोगे, 3 टाइम्स m भी पहले एज इट्स लिखोगे इक्वल टू 2 × 35.4, 2 4 are 8 पॉइंट, यहाँ पे 2 × 35 कितना होता है 70 होता है, 70 होता है। और यहाँ पे क्या है माइनस है। ओके, तो आगे आप फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 3m इक्वल्स टू 32.1 प्लस 70.8। तो m से जब आप इस तरह से इसे काटोगे, यहाँ पे m आप लिखो, m इक्वल्स टू यहाँ पे ये 3 जो इसके साथ m मीडियन के साथ था ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका आंसर ये निकल के आएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था हर एक शिफ्ट में लगभग जो 8 से लेकर 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक जितने भी शिफ्ट्स आए हैं, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर बेस्ड पूछे गए हैं जो कि मैंने पढ़ाया था। और इस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मुझे झेलना पड़ा था कि सर क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन अभी अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए आप पढ़ रहे हो तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, हो सकता है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डाटा आर आल्सो टर्म्स एज डैश डैश क्लासिफाइड। कहता है जब आपके पास डाटा दोनों होगा, क्या होगा, नॉमिनल भी होगा। जब आपके पास डाटा नॉमिनल होगा और ऑर्डिनल टाइप होगा, लेकिन क्या होगा, क्वालिटेटिव डाटा होगा, तो उसको हम क्या क्लासिफाइड कहेगी। तो आपको पता है ये क्वालिटेटिव डाटा पढ़ते आप एट्रीब्यूट्स में, कहाँ पे पढ़ते हो, एट्रीब्यूट्स में देखते हो। लेकिन एट्रीब्यूट मैंने आपको कहा था नॉमिनल स्केल में आता, लेकिन जब वो ऑर्डिनल टाइप भी वहाँ पे होगा तो उस केस में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होती है, या हम कहेंगे वो मैनीफोल्ड क्लासिफाइड होते हैं।
ओके, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हालांकि मैं क्रैश कोर्स में अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर और एजेंसी, if the data have been collected and processed by some other agency then it is called, तो उसको क्या कहते हैं जब कोई दूसरी एजेंसी, जब कोई दूसरी, if the data have been कलेक्ट किसी और ने किया एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, और उसको प्रोसेस कोई और एजेंसी करती है, तो उस डाटा को क्या कह सकते हो आप, या उस डाटा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे हो जाना चाहिए था एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, कहता है मार्शल एजवर्थ मेथड सेटिस्फाइज द, कहता है जो मार्शल एजवर्थ का मेथड है ये सेटिस्फाई करता है एज इट इज। मैंने इस तरीके से आपको टेबल बना के दिया है अपने नोट्स में, और वहाँ पे मैंने लिखा है कि लेस्पियर, पॉस्ची, फिशर, मार्शल कौन सा यानी कि किसका मेथड कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है, एज इट्स मैंने इस तरीके से आपको टेबल बना के दिया है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो मार्शल एजवर्थ जो है ये मेथड सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को। अगर हम बात करेंगे कि टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला साइड आपको इस 1 के इक्वल मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि गिवन मेथड सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट। या ये तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, अगर हम क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो Q01 इंटू Q10 इक्वल टू 1 ऐसा करेगा, तो हम कहेंगे कि टाइम रिवर्सल टेस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है इफ बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट देन देयर इज एन डैश डैश ट्रेंड। कहता है अगर बर्थ रेट, अगर आपके पास बर्थ रेट ग्रेटर देन होगी डेथ रेट, बर्थ रेट सपोज पैदा हो गए 100 बच्चे और उसके बरक्स मर गई 50, तो यहाँ पे क्या पॉपुलेशन क्या इंक्रीज ही करेगी ना, इस केस में पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। और मैंने आपको एज इट्स नोट्स में भी पढ़ाया है, हैंड राइटिंग के साथ वहाँ पे लिखा है, तो इसको हम कहते हैं गाइज, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो इस सिचुएशन में पॉपुलेशन फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द लेटर्स KLBC एंड A, कुछ लेटर्स आपके पास है कुछ इस तरीके से, आर अरेंज टू फॉर्म अ वर्ड ब्लैक, उनको ब्लैक बनाना है, देन व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन समझने की कोशिश करो। अगर आप लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पढ़ा है तो आप इसको बनाओगे। देखो गाइस, यहाँ पे आपको वर्ड बनाना है ब्लैक, और ये ब्लैक क्या है, ये वर्ड है, और ये जो आपके पास है ना ये क्या है, लेटर्स है, ये लेटर्स है, ठीक है, और ये वर्ड है, ठीक। बनाना आपको वर्ड है और इन लेटर्स से बनाना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेकिन आपको वर्ड बनाना एक ही बनाना है ना, तो आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही होता है ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, आपके पास एक वर्ड आपको बनाना है, वर्ड बनाना है, लेकिन कहाँ से, आपको इन वर्ड से नहीं बल्कि लेटर्स से बनाने, और लेटर्स आपके पास टोटल कितने, 5 लेटर्स, यानी कि नीचे आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। सो इसको जब आप फॉलो करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं पता फिर लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो निकल के आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 4 20 20 इंटू 3 कितना होता है 60 60 इंटू 2 होता है 120 120 इंटू 1 120 ही होता है। तो ये आप विदाउट यूजिंग पेन इस क्वेश्चन को बना सकते थे एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो आगे देखते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चंस मुझे नहीं दिखे, लेकिन हाँ थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन इधर उधर से आ गए थे, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव लेस्पीज इंडेक्स गिव्स एन,
डैश डैश बयास। कहता है जो लेस्पियर का इंडेक्स है ये हमें कौन सा बयास दिखाता है या हमें कौन सा बयास देता है। तो गाइज ये देता है हमें अपवर्ड बयास। क्यों देता है अपवर्ड बयास? क्योंकि जब हम लेस्पियर सपोज प्राइस इंडेक्स लेंगे, हम प्राइस इंडेक्स हम लेंगे लेस्पियर का। देखो गाइज क्या होता है, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0, इसी तरह मैंने बताया था ना। और उसके बाद बेस या क्वांटिटी से हम क्या देते हैं, वेट्स देते हैं इंटू 100। खैर ये छोड़ो 100। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करो, ये जो क्यू नॉट है ना, ये क्वांटिटी है बेस ईयर की क्वांटिटी है। यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी है, लेकिन करंट ईयर में तो क्वांटिटी कुछ और भी हो सकती है ना, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा बयास दिखा रहा है, क्योंकि हम कौन सी क्वांटिटी को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी को। तो जो हमें बयास मिलता है यहाँ से उसको हम कहते हैं अपवर्ड बयास। क्या कहते हैं गाइस? अपवर्ड बयास कहते हैं। राइट, गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है कैलकुलेट यंग डिपेंडेंसी रेशियो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। मैंने आपको बताया था सेक्स रेशियो में मैंने ऐसी क्वेश्चंस आपको कराए थे, और मैंने आपको बार बार ये कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यही फंडा है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आपको आनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक, तो हो सकता है आपके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में भी ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिले, वहाँ पे आपको ये फंडा आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें यंग डिपेंडेंसी रेशो निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा, जो कि डेटा आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है। ओके गाइज, सो इसका यंग डिपेंडेंसी जो रेशो है डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी पीडीएफ को उठा के देख सकते हो, उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। अगर अभी तक नहीं देखा तो वो लेक्चर मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दे दूंगा, और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे और विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके गाइज, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ जीरो। देखो गाइज ये वाला क्वेश्चन जो है इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन से आ गया था आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन से। लेकिन अगेन मैं आपको कहोगे ये क्वेश्चन मैंने करवाया था वहाँ पे। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया है पैराबोलिक करो मेथड से, पैराबोलिक करो मेथड। तो वहाँ से ये क्वेश्चन टपका है जेएसए वाले एग्जाम में। हालांकि मैंने एक ही लेक्चर में वहाँ पे ये पढ़ाया था ये वाला। अगर पता होता कि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनेगी तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। कहता है इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक सोर्स है किसका, प्राइमरी डाटा का। तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन। राइट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से आया है, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, इसको वैसे क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है। तो करना क्या है, आर आपके पास गिवन है 0.6, तो आर स्क्वायर आपको निकालना है, वो है 0.6 इंटू 0.6, दैट विल बिकम 0.36। बात खत्म। Next question, what is the value of y by using Newton's Gregorius backward difference formula when x equal to 4.5, some values are given below, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और इसके साथ मैंने आपको ट्रिक भी दिखाई थी। ट्रिक्स के साथ मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। वैसे मैं आपको फिर से थोड़ा सा यहाँ पे जेएसए वालों के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से। देखो गाइस, ये जो 4.5 आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे लाई करता है 4.5। यहाँ से आधा है, यहाँ से आधा है। एक मिनट, हाँ जी, देखो यहाँ से आधा चलो, यहाँ से आधा चलो, तो आप यहाँ भी चलो ना, आधा यहाँ से चलो, आधा यहाँ से चलो। अब देखो बीच में क्या वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 है सपोज, यहाँ पे क्या होगा 17, फिर 18, 19, 20, यहाँ पे 24। तो इसका आधा सेंटर करो, तो सेंटर में लगभग हमें कौन सा यही वैल्यू दिख रहा है ना,
20.25। हालांकि आप इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी आपके दो ऑप्शंस, बड़े ऑप्शंस तो हट गए ना, रिस्क उठा सकते थे। अगर रिस्क उठाने दो ऑप्शंस भी, तो आप लगा सकते थे ये वाला, क्योंकि इसकी फार्मूला थोड़ी सी लेंथ है। हालांकि करवाई है फार्मूला से भी मैंने, लेकिन ये वाला मेथड, ये वाली ट्रिक अगर आप आजमा लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कहता है schedules contain questions which are asked by enumerators from respondents but the answers are filled in by the। तो आपको पता है schedules में क्या होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन इनोमिनेटर क्वेश्चन पूछता है, इनोमिनेटर क्वेश्चन पूछता है किन से? रेस्पोंडेंट से। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बंदे क्या हो, इलिटरेट हो, इलिटरेट हो। अगर लिटरेट होते तब तो उनको मेल क्वेश्चन भेज दिया जाता ना। तो हो सकता है वो इलिटरेट हो, लिखना पढ़ना उनको ना आता हो, तो इसलिए इनोमिनेटर खुद जाता है, क्वेश्चन पूछता है, और जो ये बंदे आंसर देते, रेस्पॉन्स देते, उनको खुद फिल करता है, उनको खुद फिल करता है उस क्वेश्चनर में। कौन कौन? उसको हम कहते हैं इनोमिनेटर। इनोमिनेटर उन शेड्यूल्स को खुद फिल करता है, ओके, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इस केस में ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन अ pyramid रिप्रेजेंटेशन मेल बार्स आर यूजुअली ऑन द। अब इसमें क्या सोचना है, लेफ्ट साइड, सिंपल सा है। आपने देखा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा में, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है एक्स कैन हिट अ टारगेट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स। कहता है एक्स एक टारगेट को हिट कर सकता है 4 शॉट्स, अगर वो मारता है तो 3 बार वो उस टारगेट को हिट कर सकता है, ओके। तो कोई भी टारगेट आप मान लो, वाई वाई, अब वाई की बात यहाँ पे हो रहा है 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। वाई 3 गोली चलाता है, 2 बार उसका टारगेट सही लग जाता है। एंड जेड 5 टाइम्स इन 6 शॉट्स, 5 गोलियां चलाता है जेड, और 6 गोलियों में से 5 गोलियां टारगेट पे लगती है, किसकी? जेड की। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। तो कहता है उस उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टारगेट को हिट न करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक। तो क्या करना है, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको नहीं, सॉरी, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया था, वैसे मैंने यूट्यूब पे कहा था, क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनकी गिवन है यहाँ पे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपको निकालनी, जब आप इसको सम अप करोगे ना, तो आपको निकल के रिजल्ट इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि नॉट हिटिंग टारगेट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा, दैट इज 1/72, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है टेलीफोनिक इंटरव्यूज आर यूज्ड फॉर। कहता है टेलीफोनिक इंटरव्यू यूज हम करते हैं, किस लिए करते हैं? फॉर स्मॉल और रिपीटेटिव इंटरव्यूज। इजी सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होगी कि सर बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बहुत दूर है। अब देखो, लार्ज इंटरव्यूज के लिए आप कहाँ टेलीफोन करोगे? अच्छा, कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू के लिए आप कहाँ ये टेलीफोन करोगे, टेलीफोन इंटरव्यूइंग करोगे? नहीं करोगे ना। तो ऑप्शन इस यहाँ पे दूर दूर है, तो आप डायरेक्ट करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को फिर गलत कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। कहता है सेक्स रेशो इज इक्वल टू। कहता है सेक्स रेशो किसके इक्वल है? तो मैंने क्या कहा था, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाई मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, राइट। अब ये भी हो सकता है, अब ये भी हो सकता है, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है कि हमेशा फीमेल पॉपुलेशन को हम एज न्यूमरेटर कंसिडर करेंगे और मेल पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, इनटू 1000। तो लेकिन हाँ, वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है ऐसा, लेकिन अप्रोप्राइट यहाँ पे चुनना था, तो इसने इसको टिक किया है, क्योंकि इसका आंसर भी मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। क्योंकि
इन इंडिया हमारे पास क्या है, सेक्स रेशियो वुमेन्स का कम है, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन्स लेस होती है, नंबर ऑफ वुमेन्स लेस होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल पॉपुलेशन कम है मेल पॉपुलेशन से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फीमेल पॉपुलेशन को ऊपर रखते हैं। अदरवाइज जो सेक्स रेशियो है, आपको कैलकुलेशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आपको मेल या फीमेल जो आपको लेस नंबर मिलेगा, जो आपको लेस वैल्यू मिलेगा, वो आपको एज न्यूमरेटर कंसिडर करना पड़ेगा, और जो आपको ज़्यादा वो डिनोमिनेटर इनटू, और फिर आप उसको पर 100 भी निकाल सकते हो, पर 1000 भी निकाल सकते हो। लेकिन बात करेगी इस क्वेश्चन की, तो बेसिक डिफिनीशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्स रेशियो किसके इक्वल होता है, तो किसके इक्वल होता है, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाई मेल पॉपुलेशन इनटू के, दैट इज 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चनियर क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन वन ऑफ द टू ऑप्शंस। कहता है कौन से क्वेश्चनियर में क्वेश्चन को आंसर किया जाता है दो ऑप्शंस में, यानी कि एवरी क्वेश्चन, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन फॉलोड बाय टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस वहाँ पे गिवन होते हैं, और दो में से एक को आपने क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चनियर में, कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चनियर जो आपके स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक है, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो लेकिन इस क्वेश्चनियर को, इस टाइप ऑफ क्वेश्चनियर को हम कहते हैं डिकथोमस। ओके गाइस, तो अगर थोड़ा और ब्रॉड वे में हम कहेंगे तो इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको बात है टू ऑप्शंस की, जहाँ पे आपको बात है टू ऑप्शंस की, वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी डिकोथोमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज regression line of y on x is this, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2। आपको y की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास x 2 है, बस क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, बात खत्म, राइट। तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, y की वैल्यू आपको निकल जाएगी। देखो गाइज, y इक्वल टू 11.9 माइनस 0.65 इनटू क्या है हमारे पास x है, तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। सो 11.9 एज इट लिखना है, माइनस 0.65 इंटू एक्स की वैल्यू आपको 2 यहाँ पे पुट करनी है, तो आपका आंसर मिलेगा। लेकिन आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, JSA वालों के लिए था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर सिंपल टू एडमिनिस्टर एंड इजी टू टेबुलेट एंड एनालाइज। तो कहता है कौन से क्वेश्चनियर्स होते हैं जो बहुत आसान होते हैं एडमिनिस्टर करना, और टेबुलेट उनकी टेबुलेशन एंड एनालिसिस करना भी बहुत इजी होता है। तो उनको हम कहते हैं, डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हो, स्ट्रक्चर एंड डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप among टू एट्रीब्यूट्स द मेजर ऑफ डैश डिश और यूजर। तो मैंने आपको कहा था, ठीक, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में, और अभी भी कह रहा हूँ, जितना वहाँ पे लिखा है, पढ़ा है, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो मैंने आपको कहा था कौन सा, जब हम रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को देखते हैं, जब हम रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ये मॉडरेटली एसोसिएटेड है, ये डिसएसोसिएटेड है, तो इनमें, यानी कि इनमें कौन सी रिलेशन कितनी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स में, बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस केस में हम मेजर ऑफ एसोसिएशन यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब दो वेरिएबल्स, सपोज ये अल्फ़ा ये बीटा, जब ये दो वेरिएबल्स आपस में इनमें रिलेशनशिप होगी, तो हम कहेंगे इनमें एसोसिएशन है। अब अगर रिलेशनशिप नहीं होगी तो हम कहेंगे दीज टू एट्रीब्यूट्स आर डिसएसोसिएटेड टू ईच अदर। ओके, बस ये इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स। अब आपको मोड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो अगेन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। तो मोड की डिफिनेशन आप याद करो क्या है। मोड हम उस क्लास को लेते हैं या उस ऑब्जर्वेशन को लेते हैं जिसकी क्या होगी, मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फार्मूला वार्मूला मत लगाओ, यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे 58 में मिल रही है ना। 58 से सीधा जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब 58 यहाँ पे आपको 40 to 50 क्लास मिल रहा है, 40 to 50। तो जल्दी मेंटली आप जल्दी फटाफट इस तरीके से एक ग्राफ ड्रा करो। यहाँ पे आप रखो 40, यहाँ पे आप रखो 50। ओके, तो एक क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 58। सपोज दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 40। तो यहाँ पे आप रखो 50। ओके, और यहाँ पे आप रखो 60। एक मिनट फिर से मैं बनाता हूँ। हाँ, अब देखो जल्दी से क्या करना है आपको, एक ग्राफ ड्रा करना है, ठीक, कर सकते हो ना। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। हाँ जी, तो अब आप क्या है यहाँ पे क्लास 58 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको देखो। तो क्लास कौन सा है, 40 to 50, ये है 40 to 50। ओके, तो आपको 58 तक चढ़ना है, यानी कि यहाँ तक, लगभग यहाँ तक। तो इस तरीके से आप लोकेट करोगे पॉइंट्स को। तो यहाँ पे आपने एक हिस्टोग्राम का वो रेक्टेंगल बना लिया। अच्छा, अब आप इससे पहले वाले क्लास यानी कि 30 to 40 उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24। तो देखो अब यहाँ पे 24 कहाँ पे, ये तो 10, दिस इज 20। अब 24 आधे से भी थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लगभग 24 आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद पीछे वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 दिख रही है, ये तो आगे वाला क्लास, तो 40 दिख रही है ना। तो 40 को लोकेट करोगे, कहाँ पे आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, यानी कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस जगह। अब आपको क्या करना है, देखो बस आपको अगर ग्राफ बनाना आता है तो सिंपली आप कर सकते हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उसको ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कुछ इस तरीके से बना है ना, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे एग्जाम में। ओके, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है, वो आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि आपको जो मोड है ना ये आपका मिलेगा, ये आपका हो जाएगा गाइज मोड, यानी कि जेड। अब जो आपको ये मोड है ना, ये 45 से तो ज़्यादा ही होगा, 45 लगभग यहाँ पे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 40 और यहाँ पे है 50। 45 से थोड़ा ज़्यादा और 50 के नज़दीक और 40 से थोड़ा दूर, यानी कि यहाँ पे। अब देखो 45 से जस्ट ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है, तो 46 हमें देखने को मिल रहा है। ये तो दोनों ऑप्शन हट गई। अब आप यहाँ पे फंस सकते थे, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये आधे से भी यहाँ मिल रहा है, यानी कि 45 से थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा है। तो ये तो 45 पॉइंट समथिंग है, बट दिस इज़ 46.54। तो आप इसको टिक कर सकते हो। ये तो ट्रिक है, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे नज़दीक नज़दीक है, हो सकता है ऑप्शंस आपके एग्ज़ाम में दूर दूर भी मिले, तब भी आपके पास ये ट्रिक अगर आपको आती होगी, ये ट्रिक एग्ज़ाम में ज़रूर काम करेगी। अदरवाइज़ आप फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश आर द डिजिग्नेशंस ऑफ द रोज एंड रो हेडिंग्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, रोज एंड रो हेडिंग्स। इस तरीके से जब आप टेबलेट करते हो डाटा को इस तरीके से, तो ये जो रोज होते हैं ना यहाँ पे रोज, इनको हम कहते हैं स्टब्स। क्या कहते हैं, स्टब्स कहते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके पास, इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, टाइम होता है ना, क्रोनोलॉजी यानी कि 2010 में कुछ डेटा गिवन होगा, फिर 2011 में कुछ डेटा, फिर 2012 में, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे बात हो रही किसकी, टाइम की, पीरियड की बात हो रही है। ओके, तो ये था आज के क्वेश्चंस जो कि आपने मज़े से सॉल्व किए होंगे। सो थोड़ा सा लेंथ भी आज इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो उसके लिए सॉरी। मैं अगली बार कोशिश करूँगी 20 मिनट से पहले पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ सारी की सारी क्वेश्चंस जेएसए वाले पेपर की स्टैटिस्टिक्स के। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।